हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ योर BRBL इन 30 डेज सीरीज, जिसमें 30 सेशंस में विल बी कवरिंग मेजॉरिटी ऑफ योर BRBL सिलेबस फॉर योर कैब एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एक्ट है इसका मकसद क्या है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके नाम से ही पता लगता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट्स के, उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, ऐसी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करना कि अगर कंज्यूमर के राइट्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जा सके। अब जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर की एक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। देखो, कंज्यूमर का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कंसिडरेशन के बदले में कोई सामान खरीदता है। मान लो मैंने दुकान से सामान खरीदा, हो सकता है मैंने पूरी पेमेंट कर दी, हो सकता है मैंने प्रॉमिस किया कि अभी आप मेरे को उधार पे दे दो, बाद में पेमेंट कर दूंगी या किश्तों में पेमेंट कर दूंगी विद द अप्रूवल ऑफ बायर, तो मैं कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करती हूँ। हाँ, अगर मैंने ये सामान रीसेल के लिए खरीदा है, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं फॉल करूंगी। पर्सनल यूज़ के लिए मैंने सामान खरीदा है तो मैं कंज्यूमर की कैटेगरी में हूँ, चाहे मैंने गुड्स लिए हैं चाहे मैंने सर्विसेज ली हैं। फ्री में मिले गुड्स, फ्री में मिली सर्विसेज कंज्यूमर की कैटेगरी में आपको नहीं लेके आएंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मान लो किसी इंसान ने कोई जूसर ग्राइंडर खरीदा और एक अपनी रेडी लगा ली, मार्केट में जूस बेचना शुरू कर दिया, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी। तो वो जो उसने जूसर मिक्सर खरीदा है वो फिर वो कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करेगा। कल कोई डिस्प्यूट होगा तो वो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना ग्रीवेंस का रिड्रेसल करवा सकता है। अब चाहे आपने सामान ऑनलाइन खरीदा, चाहे आपने सामान ऑफलाइन खरीदा, चाहे आपने कोई आपके दरवाजे पे बेच रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, टेली शॉपिंग है, किसी भी तरीके से आपने सामान खरीदा है प्राइस के बदले में, तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करते हो। ओके, सो अगर आपने जो सामान खरीदा उसमें कोई दिक्कत है तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप कंज्यूमर जिसने वो सामान कंज्यूम किया, वो कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश होती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CCPA, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक दो कंज्यूमर्स मिलके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाए तो उसके जो वारिस हैं, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर कंप्लेनेंट माइनर है, कंज्यूमर माइनर है, तो उसकी तरफ से उसके पेरेंट्स या उसका लीगल जो गार्डियन है वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कंप्लेनेंट हो सकता है, तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो कंप्लेंट में होगा क्या, एक रिटन एलिगेशन होगी जहाँ पे आप रिलीफ मांगते हैं कि मेरे साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मुझे गलत सामान बेचा गया है, मुझे गलत सर्विस दी गई है, मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया गया है, पैकेजिंग पे जितना लिखा है उससे ज़्यादा, या लॉ ने जो फिक्स किया है उससे ज़्यादा मुझसे चार्ज किया जा रहा है, लिस्टेड प्राइस से ज़्यादा मुझसे चार्ज किया जा रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाके मुझे हज़ार्डस गुड्स बेचे जा रहे हैं, हज़ार्डस सर्विस दी जा रही है, ठीक है, और जो गारंटी वारंटी उसके हिसाब से आप जो है मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हो वापस, अगर कोई डिफेक्टिव गुड है तो मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेरे कुछ राइट्स हैं कि मुझे हज़ार्डस प्रोडक्ट सर्विसेज ना दिए जाएं, मुझे जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसके बारे में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही दी जाए, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, सब चीज़ के बारे में। और मुझे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खरीदने का हक होना चाहिए। अगर मुझे कोई सर्विस दी गई है, कोई प्रोडक्ट बेचा गया है जो सही नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों के खिलाफ अपने रिड्रेसल का हक होना चाहिए है, मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और कंज्यूमर को अवेयरनेस का भी हक है कि उनसे कोई बात छुपाई ना जाए, उन्हें अपने राइट्स के बारे में भी अवेयरनेस हो। सो आप अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स को साइड पे कर दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपके साथ, कंज्यूमर के साथ, जो कि आपके राइट्स के अगेंस्ट है। आपसे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड किया जाए, आप पे ज़बरदस्ती की बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ की जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अर्ली पेमेंट करना चाहते हो, आपको अर्ली पेमेंट ना करने दी जाए, एक तरफा टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, आप और दुकानदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दुकानदार आपसे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, है ना, और जो है आप पे अनरीजनेबल चार्जेस लगाए, आपके कंसेंट के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर दे,
तो आप अगर सामान खरीद रहे हैं, मान लो मैंने किस्तों पे टीवी खरीदा था 50,000 का, मैंने बोला कि मैं हर महीने 5-5 हज़ार किस्तें दूंगी आपको। अब मेरे पास एकदम से पैसे आ गए तो मैंने बोला कि देखो मैं पूरा 50,000 एक साथ ही दे रही हूँ, किस्तों में नहीं दूंगी मैं। अब वो दुकानदार मना कर दे या मेरे पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाए, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। बाकी कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी बचाना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे कि किसी चीज़ का, गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई हो, जो डिसेप्शन यूज़ करे, अनफेयर मेथड यूज़ करे, आपको झूठ बोल दें स्टैंडर्ड क्वालिटी के बारे में कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है, आपको सेकेंड हैंड सामान नया बता के बेच दिया जाए, है ना, और आपको कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक झूठे बताए जाएं कि ये लगा लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये यूज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, झूठ बोल दिया जाए आपको, है ना, और आपको बोला जाए ये तो ISI मार्क्ड है, लेकिन हो भी ना वो सच में, ऐसी झूठ बोल दिया जाए, आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट के बारे में, है ना, आपको ज़बरदस्ती ऐसी गारंटी वारंटी दी जाए जो टेस्टिंग पे बेस्ड ही नहीं, ऐसी झूठ बोल दिया, और उसके बाद कोई फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, प्राइस के बारे में झूठ बोला, आपको जो है जिस प्राइस पे नहीं बेचना चाहते एड में गलत लिख दिया कि देखो आपको तो 70% ऑफ मिल रहा है, और आप जब दुकान पे जा रहे हो कह रहे नहीं एड में तो गलत था, है ना, तो ऐसी गलत सलत एडवर्टीजमेंट कर दी। आपको सर्विस को लेके झूठ बोला गया, आपको बोला कि आप इतना खरीदोगे आपको गिफ्ट मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, बाद में इंटेंशन ही नहीं था उनका देने का। तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। बिना ऑथराइजेशन के सेल्स बढ़ाने के लिए कॉन्टेस्ट, लॉटरी, गेम्स खिलवा दिए, जो प्राइज़ है, गिफ्ट है, उसको लेके इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करना, ऐसा सामान बेचना जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, जानबूझ के होर्डिंग करे दुकानदार, सामान सारा अपने पास होर्ड करके रखे कि जब प्राइस बढ़ जाए तब बेचूंगा, ये भी कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट है। आपको बिल ना देना या बिल जो है सही ना देना, डिफेक्टिव गुड वापस ना लेना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दुकानदार बिना आपकी परमिशन के डिस्क्लोज कर दे, तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो अब एक कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ना बहुत सारे चीज़ें करी हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कुछ काउंसिल्स बनाए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसिल्स की। काउंसिल वर्ड से याद रखना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। काउंसिल्स सिर्फ एडवाइस का काम करते हैं, इनके पास कोई ऐसे पावर नहीं है, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। जो मिनिस्टर इन चार्ज होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इसका चेयरपर्सन बनता है। चेयरपर्सन के अलावा और भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। इस काउंसिल को साल में एक बार मीटिंग करनी ज़रूरी है। कहाँ मीटिंग करनी है, कैसे मीटिंग करनी है, ये चेयरपर्सन बताता है। इनका काम क्या है कि डिस्कशन करो कि कैसे कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये डिस्कशन करके बस एडवाइस देते हैं सरकार को कि ये करना चाहिए, और इसके अलावा कोई काम नहीं इनका। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी काउंसिल है जिसे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। इसमें भी चेयरपर्सन होता है, जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होता है स्टेट में, वही इसका चेयरपर्सन बनता है। इसके अलावा ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप टू 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है काउंसिल्स के अंदर। इनको साल में 2 मीटिंग करनी ज़रूरी है, सेंटर वाले को एक, इनको 2 मीटिंग करनी ज़रूरी है। कैसे क्या मीटिंग करनी है वो चेयरपर्सन बताएगा। इनका भी काम वही है, कंज्यूमर राइट्स को डिस्कस करना, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि क्या करना चाहिए। ऐसा ही अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो इसका चेयरपर्सन बनता है। और ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब। देखो, बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादा मेंबर होंगे, छोटी डिस्ट्रिक्ट है कम मेंबर होंगे, बड़ी स्टेट है ज़्यादा मेंबर होंगे, छोटी स्टेट है कम मेंबर होंगे। ठीक है, इनको भी साल में 2 मीटिंग करनी है और चेयरपर्सन ही बताता है कि कैसे क्या मीटिंग करनी है, और ये भी एडवाइस देने का काम ही करते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काउंसिल्स हैं ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होती है ये एक्चुअली इनके पास कुछ पावर्स हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम CCPA भी बोलते हैं। ये अथॉरिटी ये देखती है कि कंज्यूमर के राइट्स का कहीं वायलेशन ना हो, कहीं कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कहीं कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना चले, इनको ध्यान रखना होता है। इस अथॉरिटी के पास एक चीफ कमिश्नर होगा और कुछ अलग से कमिश्नर्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इनके हेडक्वार्टर NCR रीजन दिल्ली में है। सरकार चाहे तो इनके रीजनल ऑफिसेज भी इस्टेब्लिश कर सकती है।
ठीक है। और सीसीपीए का एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है कि कहीं कोई इंक्वायरी करने की जरूरत है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई छापे मारने, तो सीसीपीए का एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है। अब इनका काम क्या है, बस कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कहीं कोई झूठी एडवर्टीजमेंट नहीं चलने देनी, किसी को झूठी एडवर्टीजमेंट में पार्ट नहीं लेने देना। खुद से भी ये कहीं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कंप्लेंट के बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सरकार के बोलने पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कंज्यूमर कमीशंस जो होते हैं, जहाँ पे सारी कंप्लेंट जाती है, वहाँ पे खुद से कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कंज्यूमर राइट्स को लेके, उनमें ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी कंज्यूमर राइट्स की बात है ना, ये बीच में आ सकते हैं। इनको लगता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रैक्टिस है, कोई कॉवेनेंट है, कुछ हो रहा है जो इंडिया में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, ये सरकार को फिर एडवाइस करते हैं कि ये इंडिया में भी एप्लीकेबल करो। रिसर्च, अवेयरनेस फैलाना, एनजीओज को इनकरेज करना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करो, है ना। और ये मैंडेट भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लेनी चाहिए, ये वाले मार्क वाला लेना चाहिए, ये वो भी मैंडेट कर सकते हैं, है ना। कोई गुड्स एंड सर्विसेज डेंजरस है, उनको लेके अलर्ट भी जारी कर सकते हैं, गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं, गुड्स रिकॉल भी करवा सकते हैं। अगर इनको लगता है ना कि कोई मान लो गाड़ी है वो हार्मफुल है, तो एक कंपनी वालों को बोल सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ रिकॉल कर लो। ये कोई एडवर्टीजमेंट डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, ये सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीसीपीए की कोई भी डिसीजन है, उसके खिलाफ कोई अगर अपील करना चाहता है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम नेशनल कमीशन बोलते हैं, वहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर अपील की जा सकती है सीसीपीए के ऑर्डर के अगेंस्ट। ओके, अब बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसे आप कंज्यूमर कोर्ट भी बोल सकते हो, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, बहुत कंप्लेंट्स आती है, तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कितने होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं। स्टेट बड़ी है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेंबर्स, स्टेट छोटी है तो कम मेंबर्स। इनके पास केसेस कौन से जाते हैं, जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है। मैंने मान लो 10 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदी, उसके लिए मुझे कंप्लेंट करनी है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेंट करूंगी। कौन से वाले में करूंगी, जहाँ पे मैं रहती हूँ या ऑपोजिट पार्टी रहती है, या मेरा वर्क प्लेस है या उनका वर्क प्लेस है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी है, मतलब मनी के बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि डिस्ट्रिक्ट में जाना है या स्टेट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट में भी कौन से वाले कोर्ट के पास जाना है, ये लोकल लिमिट्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिसने कंप्लेंट करनी है, मुझे जिसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं या जहाँ ब्रांच है, वहाँ पे कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं जलंधर में रहती हूँ, तो मैं जलंधर वाला जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें कंप्लेंट करूंगी। या मैंने जिनसे सामान खरीदा वो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो मैं वहाँ वाले में भी कंप्लेंट कर सकती हूँ, अगर वैल्यू 50 लाख रुपीज़ तक की है। ओके, तो अगर मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस कर दिया, अब जो ऑर्डर आया आपको पसंद नहीं है, सामने वाली पार्टी को पसंद नहीं है। मान लो मैंने हेवल्स वालों के अगेंस्ट या मान लो फिलिप्स वालों के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट करी, मुझे या फिलिप्स वालों को अपील करनी है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं विद इन 45 डेज फ्रॉम दी ऑर्डर, ठीक है। अगर 45 डेज से ज़्यादा हो गए लेकिन हमारे पास सफिशिएंट रीज़न है कि हमने विद इन वो डेज क्यों नहीं कंप्लेंट करी, तो फिर वो 45 डेज के बाद भी आपका अपील को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अपील आप तभी कर सकते हो जब आप 50% ऑफ द अमाउंट पहले डिपॉजिट करो। मान लो फिलिप्स वालों को बोला गया कि मुझे यानी मेघा को वो 10 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन देंगे। अब फिलिप्स वाले इसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं स्टेट कमीशन में, तो पहले उन्हें 5 लाख रुपया यानी कि 50% है ना 10 लाख का, पहले ये जमा करवाना पड़ेगा, फिर वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट बनेगा वो क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, है ना। या तो रह चुका हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज, या जज बनने की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेंबर्स जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो कम से कम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, ठीक है। और या तो प्रेसिडेंट महिला को बनाओ, या फिर जो मेंबर्स हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के, उनमें से किसी एक का महिला होना ज़रूरी है। अब स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही कमीशन होता है,
ठीक है, ज़्यादातर ये स्टेट कैपिटल में होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रीजनल बेंचेस भी बना सकती है जैसा उनको सही लगे। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और मेंबर्स होंगे, मेंबर्स कितने होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके वो डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन से केसेस जाते हैं, जहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 50 लाख से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक, है ना, 50 लाख से 2 करोड़ का तक अगर आपका गुड्स इन्वॉल्व है, सर्विसेज इन्वॉल्व है, तो आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है जो हमारे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस होते हैं, अगर आपका कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का केस है 2 करोड़ तक का केस है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, उससे ज़्यादा का है तो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस नहीं जाते हैं, वो या तो जाते हैं स्टेट कमीशन के पास या फिर नेशनल कमीशन के पास, ये याद रखना। ठीक है, तो स्टेट कमीशन वालों के पास डायरेक्टली केसेस भी जाते हैं और अपील्स भी जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाली अपील्स भी जाती हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड्स वगैरह भी मंगवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, जो भी इनको लगे। अब मान लो जो पंजाब का स्टेट कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन है, ये इसके अंडर सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएंगे, ये उनसे डाटा मंगवा सकते हैं, कोई पेंडिंग केसेस का डाटा भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे सीनियर मेंबर होता है ना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का, वही प्रेसिडेंट भी बनता है। ठीक है, अगर मान लो आपस में इनकी बन नहीं रही है, डिसीजन पे ये आ नहीं रहे हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में 5 लोग हैं, सब में आपस में डिसाइड नहीं हो रहा, तो फिर मेजॉरिटी वोट से चलता है। ठीक है, और अगर मान लो कि मेजॉरिटी वोटिंग जब करने की कोशिश करी तो बराबर वोटें हो गई, तो फिर प्रेसिडेंट की जो वोट है वो मानी जाएगी। ओके, अगर आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, तो आप नेशनल कमीशन में कर सकते हो विद इन 30 डेज। ठीक है, सेम यहाँ पे भी पहले 50% ऑफ द अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको ऑर्डर किया होता है ना पे करने के लिए, उसने अगर अपील करनी है तो उसे पहले 50% ऑफ द अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है स्टेट कमीशन का, वो 4 साल तक के लिए उसका टर्म हो सकता है या अप टू द एज ऑफ 67। ठीक है, और उसे रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ओके, जो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट है। अब जो स्टेट कमीशन के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो सारे भी 4 साल तक के लिए या 65 साल की उम्र तक के लिए वो काम करते हैं, इन सबको भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। अब स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, जो हाई कोर्ट जज जितनी क्वालिफिकेशन हो उसकी, या वो जज रह चुका हो। ठीक है, बाकी जो स्टेट कमीशन के मेंबर है वो कम से कम 40 साल के होने चाहिए, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 20 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी या तो हमारी प्रेसिडेंट महिला होनी चाहिए, एक मेंबर का महिला होना ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पेपर में पूछ ली जाती हैं कि जो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट है कितने साल की उम्र तक रह सकता है, 67 की एज तक। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट 65 ईयर्स की एज तक। क्वालिफिकेशन का है या तो हाई कोर्ट जज हो, रह चुका हो, या उतनी क्वालिफिकेशन हो। बाकी के मेंबर्स 40 साल के हों, या तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, या फिर उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स अगर एक सर्टेन ऑफेंसेस में फंसे हुए हैं या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो चुके हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया था, या उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो कमीशन के इंटरेस्ट से क्लैश करेंगे, तो वो डिसक्वालिफाइड है, उन्हें फिर आप प्रेसिडेंट या मेंबर नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई खुद से रिजाइन करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या जो स्टेट कोर्ट का जो मेंबर्स है, प्रेसिडेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना रिटर्न नोटिस दे के रिजाइन भी कर सकते हैं। क्या इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है? यस, अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी ऑफेंस में फंस जाए जो मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस हो, इनकैपेसिटी हो जाए, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करो, इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन रिमूव करने से पहले इंक्वायरी होती है। ठीक है, अगर मिसबिहेवियर की बात है, इनकैपेसिटी की बात है, तो पहले नेशनल या स्टेट कमीशन इंक्वायरी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड होता है, और 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब जो ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं
कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में या स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन मेंबर बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। एक कमेटी बैठती है जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं या कोई और हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। एक तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम चेयरपर्सन होगा, ठीक है। या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद से या फिर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। फिर सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होगा जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी मेंबर होगा। और एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किसी को नॉमिनेट करते हैं, ये मेंबर होगा। ये 3 मेंबर होते हैं। ये मिलके अब नाम रेकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि किसको स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाना है, किसको मेंबर बनाना है, किसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाना है, मेंबर बनाना है। ये लोग मिलके डिसाइड कर बताते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फिर अपॉइंटमेंट करती है। ये तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात थी। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 4 मेंबर होते हैं। यहाँ पे नंबर डिफाइंड है कि कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट और मेंबर्स यहाँ पे 5 साल के लिए काम करते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले 4 साल के लिए होते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं। प्रेसिडेंट 70 साल की उम्र तक काम करता है और मेंबर 67 की एज तक काम करते हैं। इन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके पास कौन से केसेस आते हैं? जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा की है, किसी को स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है, किसी को सीसीपीए के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है, ठीक है। या फिर अगर इन्हें लगता है कि स्टेट कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो ये उनका काम भी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो विद इन 30 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। अब जो भी ये ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन विल नॉट एडमिट अ कंप्लेंट अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। आज मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कमीशन के पास जाना चाहिए, तो 2 साल के अंदर अंदर जाना है। 10 साल बाद उठ के नहीं मैं जा सकती कि मेरा तब हेयर ड्रायर खराब हो गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कंप्लेनेंट के पास वैलिड रीजन हो कि उसने क्यों कंप्लेंट नहीं किया था तो फिर इस पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। और जो भी ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन ऑर्डर पास करते हैं इसकी वैल्यू उतनी है जितनी सिविल कोर्ट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर की होती है, तो काफ़ी हाई रिगार्ड में इनको रखा जाता है, ठीक है। अब आखिरी बात करते हैं हम कंज्यूमर मीडिएशन सेल की। कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई केस ना आपसी बातचीत से सॉल्व हो जाता है। मेरा और फिलिप्स का अगर झगड़ा है तो हो सकता है कि कमीशन को लगे जहाँ पे भी केस गया है कि ये आपसी बातचीत से सॉल्व होना चाहिए, तो वो केस को मीडिएशन के लिए भी रेफर किया जा सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल कमीशन के साथ मीडिएशन सेल इस्टेब्लिश करता है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कमीशंस हैं उनके साथ मीडिएशन सेल इस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट। ये जो सेल होते हैं मीडिएशन सेल, इनको अपने मीडिएटर्स की लिस्ट बना के रखनी है, अपने जो केसेस हैंडल कर रहे हैं उनका डाटा मेंटेन करना है, कैसे प्रोसीडिंग्स हुए उनका डाटा मेंटेन करना है, और जो भी इनसे डाटा बोला जाए मेंटेन करने के लिए मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये पैनल बना के रखते हैं मीडिएटर्स का कि अगर मीडिएशन के लिए रेफर किया जाए तो इस पैनल में से किसी के पास केस को रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पैनल बनता भी है मीडिएटर्स का कि कौन मीडिएटर होगा, ये कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन। मान लो नेशनल कमीशन है, ठीक है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मीडिएशन सेल बना देगी। अब मीडिएशन सेल में मीडिएटर होगा कौन, तो नेशनल कमीशन के जो मेंबर हैं वो मिलके कमेटी बनाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि किसको मीडिएटर बनाना है। तो एक बार पैनल बन जाता है मीडिएटर्स का, 5 साल के लिए वैलिड होता है वो मीडिएशन सेल, ठीक है। तो अब कई बार ऐसा लगता है कि कोई केस ना बातचीत से सॉल्व हो जाता है तो वो मीडिएशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, बस आपसी बातचीत के थ्रू केस को सॉल्व करवाने की कोशिश करनी है। तो मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला कि मीडिएशन करवा लो, मीडिएशन हमारा केस सॉल्व करवाने की कोशिश करता है मीडिएटर, 3 महीने हो गए लेकिन हमारा आपसी बातचीत से सुलह नहीं हुई, तो दोबारा से केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास चला जाएगा। अगर हमने आपसी बातचीत से सॉल्व कर लिया तो केस खत्म हो जाएगा, फिर कोई अपील नहीं होगी। अगर आपसी बातचीत से सॉल्व कर लिया तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हु कैन बी अ कंप्लेनेंट? ओनली द कंज्यूमर एंड इमीडिएट फैमिली, एक्सक्लूसिवली द सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये ऑप्शंस गलत क्यों है, यहाँ पे लिखे सिर्फ
कंज्यूमर, सिर्फ कंज्यूमर की फैमिली, सिर्फ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। कोई कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी, अमंग अदर्स, ये बोल रहे हैं ये भी कर सकते हैं, और भी लोग हैं जो कंप्लेनेंट हो सकते हैं। तो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट बन सकती है, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है अगर मेरी डेथ हो जाए तो, है ना। तो मल्टीपल लोग कंप्लेनेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओनली वर्ड लिखा हुआ है ना एक्सक्लूसिवली, इसीलिए गलत है ऑप्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंज्यूमर राइट्स एज डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट आर हजार्डस, करेक्ट, घटिया प्रोडक्ट से बचाना, आपको हजार्डस प्रोडक्ट से बचाना। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू डिमांड रिफंड फॉर एनी प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ द रीजन। ऐसे थोड़ा ना होगा कि 4 दिन यूज करके मैं रिफंड मांगने लग जाऊं, तो विदाउट रीजन, बिना मतलब कि आप रिफंड नहीं डिमांड कर सकते हो। तो सेकंड तो गलत है। तो इसी से मुझे पता लग गया कि डी जो है मेरा करेक्ट आंसर है, बिना ऑप्शंस पढ़े, लेकिन फिर भी ऑप्शंस पढ़ लिया करो पेपर में। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस एट्रीब्यूट्स, गुड्स प्रोडक्ट्स की क्या फीचर्स हैं आपको पता होना चाहिए, आपको बताया जाना चाहिए, ठीक है, सही है ये। कंज्यूमर हैव द राइट टू एक्सेस वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, जहां पॉसिबल हो कस्टमर को वैरायटी मिलनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे, तो बिल्कुल सही। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इलस्ट्रेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? अ कंपनी ऑफर्स अ गिफ्ट विद अ परचेज बट नेवर इंटेंड्स टू प्रोवाइड द गिफ्ट। आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि गिफ्ट मिलेगा लेकिन देगी नहीं, वो उनका इंटेंशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। अ रिटेलर कंडक्ट्स अ कॉन्टेस्ट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट बट पब्लिशेस द रिजल्ट प्रोमिनेंटली इन द सेम न्यूज़पेपर वेयर द कॉन्टेस्ट वाज एडवर्टाइज। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है कि एक दुकानदार ने कॉन्टेस्ट चलाया और जो कॉन्टेस्ट की रिजल्ट है वो भी न्यूज़पेपर में इस्टेब्लिश किए जिसमें ऐड डाली थी कॉन्टेस्ट की, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एन ऑनलाइन स्टोर एडवर्टाइजेज दैट कंज्यूमर्स विल रिसीव अ फ्री प्रोडक्ट बट द कॉस्ट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द मेन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कंज्यूमर को फ्री प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन कॉस्ट एक्चुअली आइटम में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस प्रोवाइड्स क्लियर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो बढ़िया बात है। ये जो है कि आपको बोल रहा है कि फ्री प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन वो असल में फ्री नहीं, वो आइटम में इंक्लूड ही कर दी कि नॉर्मल शैम्पू 1500 का था, आपको बोल रहा है आपको 300 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, आपका शैम्पू ही वो 1800 का करके दे रहा है, तो गलत चीज़ है ना, फ्री तो हुआ ही नहीं, आपने फ्री आइटम का भी बीच में ऐड कर दिया। तो 1 और 3 जो है ये हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में फॉल करेगा। आखिरी है सनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड अ स्मार्टफोन टू मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार को सामान बेचा, ठीक है, एक ही हफ्ते में उसको पता लग गया कि ये तो मुझे डिफेक्टिव बेच दिया। उसने कई सारे रिक्वेस्ट करे सनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कि ये वापस लो, तुम्हारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, मेरे को रिफंड दो या फिर मेरे को चेंज करके दो। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद इन हाउ मेनी डेज शुड सनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हैव रिफंडेड मिस्टर कुमार इफ नो स्पेसिफिक पीरियड वॉज स्टिपुलेटेड। तो कितने दिन के अंदर अंदर उन्हें रिफंड करना है, ठीक है। अगर सेल डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा नहीं हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो कितने दिन में इनको अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिफंड करना है? 30 डेज के अंदर अंदर करना होता है। ये मैंने पहले नहीं मेंशन किया जब पढ़ा है, ये अभी आप ऐड कर लीजिए कि 30 डेज के अंदर अंदर रिफंड मिलना चाहिए अगर कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में इशू है तो आप hello@edutap पे आप मेल कर सकते हो। बाकी ये जो नंबर है इस पे भी आप कॉल कर सकते हो। कोई टॉपिक आप चाहते हो कि हम कवर करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।